Assalamu alaikum. I am Sadia Naz and my today's topic is about peptic ulcer. तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर होता क्या है? मिकोजल अल्सरेशन नियर द एसिड बीरिंग पार्ट्स ऑफ जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एसिड बीरिंग पार्ट्स हैं उनके नज़दीक जो है मिकोजल अल्सरेशन जो है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सॉर ऑन द लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक, यानी हमारे स्टमक जो है उसके ऊपर उसकी लाइनिंग के ऊपर सॉर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इसोफिगस के ऊपर जो मिकोजल अल्सरेशन हो जाती है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर हम इसकी साइड्स की बात करें तो जो ड्यूडिनम है उस 90 to 95% जो है वो उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ये अल्सरेशन होती है। स्टमक की बात करें तो 90% जो है वो लेसर कर्वेचर पर जो है वो इस पेप्टिक अल्सर होता है। इसके अलावा इसोफिगस का जो रिफ्लेक्स इसोफिजाइटिस है, यानी पार्ट्स वेयर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर एक बल्जिंग पाउच बनता है जिसे मिकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो वहाँ पर जो है ये अल्सरेशन हो सकती है। इसके अलावा जीजुनम पर जो है वो जिलिंजर एलिजोन सिंड्रोम हो सकता है। फिर जो है जो मीकल डाइवर्टिकुलम है, जो कि मैंने बताया है कि लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, और वहाँ पर एक बल्जिंग पाउच जो है वो फॉर्म होता है जिसे मीकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो वहाँ पर जो है कॉमन जेनिटल एनोमली हो सकती है। अगर हम जीजनम की बात करें तो ट्यूमर इन द पेंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या पेंक्रियास के अंदर ट्यूमर हो सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ एंडोक्राइन सिक्रीशन, और जो कि इफेक्ट करता है गैस्ट्रीन के इंक्रीज को, और एज ए रिजल्ट जो है वो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। जब गैस्ट्रीन इंक्रीज होता है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब एसिडिटी इंक्रीज होती है तो एज ए रिजल्ट जो है वो अल्सर जो है वो काज होता है। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, यानी इसकी कॉजेज क्या है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एच पाइलोरी यानी बैक्टीरिया जो स्टमक इश्यूज काज करते हैं, नो इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर 70% जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, 90% यूरिनल अल्सर। उसके बाद एनसेड्स यानी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो इसकी वजह हो सकती हैं, या फिर हेरिडिटी। ये जो है वो एनसेड्स की तरह सेम होती हैं, लेकिन इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा जो एनसीड्स के लाइक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह, स्ट्रेस की वजह से जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग, जिसमें तंबाकू जो है वो एसिड की इंक्रीज कर देता है, और जब एसिड इंक्रीज होता है तो अल्सर जो है वो काज होता है। अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल से भी जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके अंदर हाई रिस्क होते हैं कि उनके अंदर पेप्टिक अल्सर जो है वो डिवेल्प हो सके। उसके अलावा जो हम लाइफ स्टाइल इख्तियार करते हैं, यानी हमारे रहने सहने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी अगर हम नींद कम लेते हैं या डिस्टर्ब हमारी डाइट डिस्टर्ब होती है तो इसकी वजह से भी जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। जो मैंने पहले बात की थी कि गैस पेप्टिक अल्सर जो है वो दो तरीके से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर की अगर हम एज की बात करें तो ये मोस्टली जो है वो 50 to 60 ईयर्स तक के पर्सनस को हो सकता है, और ड्यूडिनल अल्सर जो है ये 30 to 50 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं उनके अंदर हो सकता है। सेक्स की बात करें तो ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर जो है वो मेल के अंदर जो है वो पाया जाता है। पेन की बात करें तो दोनों की जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक में होती है। ऑनसेट की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है इसकी जो पेन है वो खाने के फौरन बाद जो है वो पेन शुरू हो जाती है, और जो ड्यूरिनल अल्सर है ये जो है वो इसकी पेन जो है वो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद जो है वो पेन शुरू होती है। तो इससे अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें और पेशेंट से उनकी हिस्ट्री लें तो उसके अंदर हम जो है वो उससे पूछ सकते हैं। तो अगर जो है वो खाना खाने के फौरन बाद जो है वो दर्द होना शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है। और अगर पेशेंट बताए कि 2 या 3 घंटे बाद खाना खाने के जो है पेन शुरू होती है तो ये ड्यूरिनल अल्सर के अंदर आ जाता है। और एग्रीवेशन की बात करें, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर की पेन को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर की जो पेन है वो ज़्यादा हो शुरू हो जाती है, और अगर ड्यूडिनल अल्सर के अंदर जो है वो अगर हम भूखे हैं तो ज़्यादा पेन होती है।
यानी खाना खाना जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन को एग्रीवेट कर देता है, और खाना ना खाना, भूखे रहना जो है वो ड्यूडेनल अल्सर की पेन को एग्रीवेट कर देता है। अगर हम हीलिंग की बात करें, यानी रिलीफिंग जो है वो इसको पेन को कम कैसे किया जा सकता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर की जो पेन है वो से टी से, कॉफ़ी से, स्मोकिंग से जो है, या फिर भूखे रहकर जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जिस यानी चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से, स्मोकिंग करने से, या फिर भूखे रहने से जो है ये पेन कम जो है वो फील होती है। और अगर ड्यूडेनल अल्सर की बात करें तो खाना खा लेने से जो है वो पेन कम हो जाती है। एपिगैस्ट्रिक पेन की बात करें तो जो है वो पिंक्रियाटाइटिस यानी एक्यूट पिंक्रियाटाइटिस के अंदर हो सकती है। इसके अलावा एक्यूट कॉलरी सिस्टिक के अंदर हो सकती है, फिर एक्यूट मायोकार्डियल इंफॉक्शंस के अंदर हो सकती है, या फिर इसोफिगल रप्चर के अंदर हो सकती है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यानी एपिगैस्ट्रिक की कॉम्प्लिकेशन तो हीमोरेज जो है वो इस एपिगैस्ट्रिक पेन की वजह से हो सकता है, या फिर परफोरेशन हो जाती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सुराख बना शुरू हो जाते हैं, या फिर पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी ये स्टमक का एक पार्ट है जिसे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसे पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और इसे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है पेप्टिक अल्सर का, तो उसे डायग्नोस करने कैसे करना है, तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री लेनी है, लाइफस्टाइल, उसकी काजेस वगैरह को एग्जामिन करने की कोशिश करनी है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, यानी पेन को जो है वो फील करने की कोशिश करनी है, और ये पता लगाना है कि पेन हो कहाँ पे रही है, या फिर जो है वो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन करनी है, यानी एंडोस्कोपी वगैरह या बेरियम मील्स फेलो जो है। एक अच्छा फिजिशियन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन करता है और कम से कम इन्वेस्टिगेशन करता है। यानी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट्स को जो है वो बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दें ना, तो इससे जो है वो इरिटेशन होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं जनरल मेयर्स वगैरह, उसके बाद एसर सप्रेशन, यानी एसर को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ थेरापी, जिसके अंदर जो है फिमोटिडीन, उसके बाद 40 मिलीग्राम, उसके बाद रेनिटिडीन 300 मिलीग्राम, और सिमिटिडीन जो है 800 मिलीग्राम, और नियाज़ाटिडीन 300 मिलीग्राम जो है वो ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो मैंने पहले सारी ड्रग्स बताई हैं ये एट नाइट यूज़ की जाती हैं, यानी रात के वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, उसके बाद डेंटोप्राजोल, उसके बाद लेंसोप्राजोल वगैरह जो है ये इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो ड्रग्स इनहांसिंग म्यूकोजल डिफेंस जो है करते हैं, जिसके अंदर सैक्राल फैट आ जाते हैं, एंटासिड यानी म्यूसेन और इनो वगैरह जो है वो इंक्लूड होती हैं, यानी एल्यूमिनियम एंड पोटाशियम कंटेनिंग एंटासिड्स वगैरह जो है इस्तेमाल की जाती हैं। और लास्ट जो है एट द एंड वो सर्जरी आ जाती है, जिसके अंदर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं और विगोटमी करते हैं, और ये जो है वो सर्जन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और हर्बल की बात करें तो कौन सी हर्बल ड्रग्स हैं जो पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती हैं, तो इसके अंदर एंडीमली यानी हमदर्द की जो है, उसके बाद जवारिश जालिनूस करशी की, कर्स अलकल हमदर्द की, और जवारिश एनारीन अजमल की, इसके अलावा जंजबीन करशी की, राहत शिकम, कराहीन हमदर्द की, उसके अलावा अक्सीर अल्सर अजमल की, और हब्बेराल अशरफ की, गैस्ट्रोल भी जो है वो ये अशरफ की प्रोडक्ट है। इसके अलावा कर्स तबाशीर, कर्स मौलियान, उसके बाद स्मैग अरबी, और जवारिश जंजबील, ये सारी जो है ये हर्बल ड्रग्स हैं जो कि पेप्टिक अल्सर के रिलीफ में हेल्प करती हैं। सो दैट्स ऑल।